मैं भी आया। नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। मैंने इस चैप्टर से संबंधित नोट्स दे दिए हैं और अभी दोस्तों चल रहा था हमारा, इसके पहले के वीडियो में हमने संवेगात्मक विकास के विषय में, मतलब उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और मैकडूगल महोदय के अनुसार जो 14 उनके संवेगों के विषय में उन्होंने बताया, उसके विषय में हमने विस्तार से पढ़ा। अब हम उनके प्रकारों पे आते हैं कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप चल रहा था हमारा CC1 पेपर का यूनिट 3। अब हम संवेगों के प्रकार के विषय में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं। पढ़ के मैं बता देता हूं दोस्तों। संवेगों के प्रकार, काइंड्स ऑफ इमोशंस। अगर हम विभिन्न संवेगों द्वारा व्यक्ति विशेष पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करें तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के प्रभाव होते हैं। कोई एक संवेग व्यक्ति के लिए कितना लाभदायक अथवा हानिकारक सिद्ध होता है, यह निम्न प्रकार की बातों से समझा जा सकता है। उसमें बताया गया है दोस्तों कि संवेग अनुभवों की आवृत्ति और तीव्रता, संवेगात्मक अनुभवों की आवृत्ति और तीव्रता पे यह डिपेंड करता है कि वो संवेग सकारात्मक है या नकारात्मक है। संवेग जागृत करने वाले उद्दीपक की प्रकृति और संबंधित परिस्थितियां और अवसर, किस परिस्थिति में संवेग का विकास हो रहा है। तीसरा है संवेगात्मक अनुभव या संवेग विशेष की प्रवृत्ति या प्रकार। जैसे घटक का संवेगात्मक अनुभूति की दिशा में काफ़ी महत्व है। सभी प्रकार के संवेगों को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें से एक सकारात्मक संवेग है, पॉजिटिव इमोशंस, तथा दूसरे को नकारात्मक संवेग, नेगेटिव इमोशंस का नाम दिया जा सकता है। भय, क्रोध, ईर्ष्या आदि विषाद युक्त संवेगों को, जो व्यक्ति और समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं, नकारात्मक संवेग कहा जा सकता है। जबकि प्रेम, आमोद, सृजनात्मकता आदि मन को आह्लादित करने वाले संवेगों जो समाज और व्यक्ति के लिए हितकर और उपयोगी सिद्ध होते हैं, उन्हें सकारात्मक संवेग की संज्ञा दी जा सकती है। दोनों प्रकार के संवेगों के सकारात्मक और नकारात्मक नामकरण से यह नहीं सोच लेना चाहिए कि सकारात्मक संवेग हर अवस्था में अच्छे होते हैं। यह नहीं हो सकता कि सकारात्मक संवेग हमेशा उपयोगी और हितकर ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और नकारात्मक संवेग हमेशा ही बुरे हों, ऐसा भी नहीं होता है। संवेगों के प्रभाव का मूल्यांकन करते समय उसकी तीव्रता, आवृत्ति, उद्दीपक की प्रवृत्ति, संबंधित परिस्थितियों के ऊपर भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि उस समय की प्रवृत्ति क्या है, उस समय की परिस्थिति क्या है, इस पर यह डिपेंड करता है। अति सदैव बुरी होती है, सही बात है। अति सर्वत्र वर्जित, अति सभी जगह पर वर्जित है। संवेग चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसकी अधिक तीव्रता, उसकी अत्यधिक आवृत्ति अहितकर सिद्ध होती है। दूसरी ओर बुरे समझे जाने वाले नकारात्मक संवेग बहुत ही उपयोगी और हितकर सिद्ध हो सकते हैं। जो बुरे समझे जाने वाले हैं वो भी कभी कभी हितकर सिद्ध होते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पे भय के संवेग द्वारा व्यक्ति अपने आप को आने वाले खतरे के लिए तैयार कर सकता है। जैसे व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर डर भी जरूरी है। कैसे? एक बच्चा जिसके अंदर भय का संवेग ठीक प्रकार से विकसित नहीं है, सांप को हाथ में पकड़ लेता है, कुत्ते के मुंह में उंगली डाल देता है, छत से छलांग ले लेता है, छत से छलांग लगाता है, दुस्साहस पूरे कार्यों से अपने जीवन को खतरे में डाल देता है। मतलब डर का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब दोस्तों ये प्रकार हो गए सकारात्मक और नकारात्मक। अब हम विभिन्न अवस्थाओं के विषय में पढ़ेंगे कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। अर्थात बच्चा जन्म से लेकर के अपने वृद्धावस्था तक किस प्रकार से इन संवेगों को जीता है और किस प्रकार से उस बच्चे में संवेग का विकास होता है, उसे हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहला है शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म की अवस्था में उनमें किस प्रकार के संवेग होते हैं।
देखते हैं दोस्तों, पढ़ के मैं बता देता हूँ। अच्छा, किसी भी पॉइंट्स को याद करने के लिए की पॉइंट्स हम लिख लेते हैं या मन में रख लेते हैं, तो उसको हम बड़ा करके लिख सकते हैं। तो इसमें पहला है दोस्तों, जन्म के समय निश्चित प्रमाण नहीं मिलते हैं। जो संवेग की उत्पत्ति है वो जन्म के समय पता नहीं चलता है। कैसे? अपने जन्म के समय से ही अपनी चीख पुकार, हाथ पैर फैल चलाने द्वारा बच्चा अपने अंदर संवेगों की उपस्थिति का आभास देता है, परंतु इस अवस्था में उनमें कौन कौन से विशेष संवेग विद्यमान है, इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है। दूसरा है, प्रारंभिक अवस्था में सामान्य उत्तेजना, सामान्य उत्तेजना उसके अंदर होती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जैसा कि श्रीमती हरलाक लिखती हैं, जन्म के समय उससे कुछ देर बाद संवेगात्मक व्यवहार के प्रथम दर्शन शक्तिशाली उद्दीपकों के प्रति सामान्य उत्तेजना के रूप में होते हैं। इस समय शिशु में कोई ऐसा विशिष्ट संवेगात्मक पैटर्न का पता नहीं चलता जिससे विशेष संवेगात्मक अवस्थाओं के रूप में उसे पहचाना या जाना जा सकता। उनका भी यही कहना है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय उसके अंदर क्या संवेग हैं, इसका निश्चित रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है। इस तरह से प्रारंभिक अवस्था में बच्चा किसी भी उद्दीपक के प्रति बिना उसको जाने पहचाने सामान्य चेतना के रूप में अपनी संवेगात्मक अभिव्यक्ति करता है। तीसरा है, शिशु की सामान्य उत्तेजना से हर्ष और विषाद। कहने का तात्पर्य, सामान्य उत्तेजना व्यक्त करने की यह अंधा अवस्था कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाती है। जो सामान्य उत्तेजना होती थी उसके अंदर, वो धीरे धीरे समाप्त होती है। अब शिशु की सामान्य उत्तेजना के द्वारा उसके हर्ष और विषाद का अनुमान लगाया जा सकता है। कैसे? अचानक होने वाले जोर की आवाज़ और शोरगुल, गीला बिछौना, अधिक ठंडी और गर्म चीज़ों का स्पर्श, भूख आदि उद्दीपकों के प्रति शिशु की प्रतिक्रिया विषाद युक्त होती है। गीला बिछौना है तो रोने लगेगा, गर्म चीज़ को उसने हाथ लगाया तो भी रोने लगेगा। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि बच्चे को कुछ दुख है। दूसरी ओर प्यार से थपथपाना, गोदी में लेकर प्यार करना, माँ द्वारा स्तनपान कराना आदि उद्दीपकों के प्रति उसकी क्रिया आनंदमय चेष्टाओं से प्रतीक होती है। अगर बच्चे को प्यार करेंगे तो उसके अंदर आनंद की भावना होती है, जबकि वो गर्म चीज़ को छूने पर वो चिल्लाने या रोने लगता है। आनंदमय और विषाद, ऐसे दो संवेग बच्चों के अंदर दिखाई देते हैं जन्म के प्रारंभिक अवस्थाओं में। अगला है दोस्तों, स्टीपस के अनुसार सामान्य उत्तेजना की आनंददायक एवं विषादमय दो प्रकार की अभिव्यक्ति होती है। ये भी इन्होंने यही बताया है कि पहले 2 मास में शारीरिक उद्दीपकों के द्वारा हर्ष और विषाद की उत्पत्ति होती है। तीसरे महीने में बड़ों के हंसने और उनसे खेलने के परिणाम स्वरूप वो मुस्कुराने का प्रयास करता है। अगर बच्चे तीसरे महीने में बच्चे के सामने अगर बड़े लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वो भी हंसने का प्रयत्न करता है। इस तरह मनोवैज्ञानिक उद्दीपन के परिणाम स्वरूप उसमें आनंदमयी अनुक्रिया होती है, खुशी उसके अंदर भी जागृत होती है। कुछ समय बाद यह देखा जाता है कि अगर शिशु को अकेला छोड़ दिया जाए तो वह बहुत दुखी होकर रोने लगता है, और इस तरह से मनोवैज्ञानिक उद्दीपक के माध्यम से उसमें विषाद की उत्पत्ति होती है। मतलब कोई उसके पास बड़ा आता है, वो हंस रहा है, उसको खिला रहा है तो वो खुश हो जाता है, जैसे ही वो जाता है तो वो अकेले होने की स्थिति में वो रोने लगता है। 5वां है, 6 महीने की अवस्था में भय, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या आदि संवेग अपना घर बनाने लगते हैं। डर, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या धीरे धीरे बच्चे के अंदर आने लगता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, 6 मास की अवस्था का तक संवेगात्मक व्यवहार आनंद और विषाद युक्त अनुक्रियाओं तथा चेष्टाओं के माध्यम से व्यक्त होता है। इस तरह से शिशु में इस अवस्था तक हर्ष विषाद नामक 2 संवेग आते हैं, खुशी और गम। जब शिशु 6 महीने का हो जाता है तब वह नकारात्मक संवेग ग्रहण करने लगता है। फलस्वरूप आने वाले महीनों में भय, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या आदि संवेग उसके मन में घर बना लेते हैं। 10 और 12 माह के शिशु में प्रेम, सहानुभूति, आमोद, आत्मगौरव आदि सकारात्मक संवेग उत्पन्न होते हैं।
2 वर्ष तक शिशु में, जैसा कि 1931 में ब्रिज द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि प्रायः सभी सकारात्मक और नकारात्मक संवेग अपना घर बना लेते हैं तथा उन्हें अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है। 2 वर्ष की आयु तक सकारात्मक और नकारात्मक सभी संवेग इसके अंदर आ जाते हैं। संवेगात्मक अवस्था में संवेग की अभिव्यक्ति में भी निरंतर निखार आता है। शैशवावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में भी निरंतर निखार आता है। शुरू में मुख मुद्रा, शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से यह पहचान नहीं की जा सकती कि शिशु किस संवेग को अभिव्यक्त कर रहा है। पहले तो बच्चे के द्वारा पता नहीं चलता कि वो हंस रहा है, कि रो रहा है, खुशी है, कि उसे तकलीफ है, ये पता नहीं चलता। लेकिन धीरे धीरे केवल माता को ही अपने बच्चे के रोने और चिल्लाने का प्रयोजन समझ सकता है। सिर्फ उसकी माँ समझ सकती है कि बच्चा क्यों रो रहा है। बाद में धीरे धीरे बच्चे द्वारा अव्यक्त संवेगों को बाह्य लक्षणों से पहचाना जा सकता है। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और इसके अतिरिक्त शैशवावस्था के प्रारंभिक महीनों में संवेगात्मक रूप से उत्तेजित करने वाली परिस्थितियों में शिशु अपनी प्रतिक्रिया तेजी से व्यक्त करता है। कैसे? लेकिन जैसे जैसे वो बाल्यावस्था की ओर बढ़ता है, उसका चीखना, चिल्लाना, हाथ पैर चलाना कम हो जाता है, क्योंकि उसे वो बढ़ने लगता है, उसे कुछ कुछ पता होने लगता है। धीरे धीरे आयु के बढ़ने के साथ साथ वह अपने संवेगों की अभिव्यक्ति गत्यात्मक क्रियाओं के माध्यम से न करके भाषा के द्वारा करने लगता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे बोलना नहीं आता है, लेकिन जब वो बोलने लगता है तो उसका हाथ पैर फेंकना, रोना, चिल्लाना, ये सब चीज़ें बंद हो जाती, क्योंकि वो बोल करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। दूसरा है दोस्तों, दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। ये तो शैशवावस्था थी। अब बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक व्यवहार को स्कूल तथा वातावरण के मित्रों के साथ उसका संबंध प्रभावित होता है। इस अवस्था में क्या है? बच्चा स्कूल जाने लगता है, पाठशाला से भी वो संबंधित होता है। जैसा कि ऊपर बताया गया कि बाल्यावस्था के प्रारंभ काल तक बच्चे में प्रायः सभी संवेगों का जन्म हो चुका है। शैशवावस्था में क्या होता है कि सभी संवेग उसके अंदर आ जाते हैं, अतः बाल्यावस्था में कोई नवीन संवेगों की उत्पत्ति न होकर संवेग जागृत करने वाली परिस्थितियां और उद्दीपकों की प्रकृति और संवेगों की अभिव्यक्ति के ढंग से परिवर्तन होते हैं। अब इस यहाँ पे सकारात्मक नकारात्मक जो भी संवेग है वो बच्चे के अंदर आ जाता है, लेकिन अगले अवस्था में कोई नया संवेग नहीं आता है, उसी में परिवर्तन होते हैं। कैसे होता है? पहला, शैशवावस्था में बच्चा बहुत स्वार्थी होता है। जब बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो वो स्वार्थी होता है, सिर्फ अपने विषय में सोचता है, वह अपने ही हित की साधना में लीन होता है। अतः इस अवस्था में बच्चे के संवेग प्रायः भूख, प्यास, नींद, माँ बाप का स्नेह, खिलौने की इच्छा आदि तत्काल आवश्यकताओं द्वारा ही संचालित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, उसकी दुनिया भी बड़ी होती जाती है। अब उनके संवेग अनेक प्रकार के उद्दीपक और परिस्थितियों द्वारा जागृत होना प्रारंभ होते हैं। बालक के संवेगात्मक व्यवहार को स्कूल या वातावरण, हमजोलियों के साथ उनका संबंध, अन्य वातावरण संबंधी कारक प्रभावित करते हैं। उनकी रुचियों और अनुभवों का भी क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और इन नवीन रुचियों और अनुभवों से उसके संवेगात्मक व्यवहार की एक नई दिशा मिलती है और इन नवीन रुचियों और अनुभवों से उसके संवेगात्मक व्यवहार को एक दिशा मिलती है। एक ओर जहां उसके संवेग नवीन उद्दीपकों से जुड़ जाते हैं, वहां दूसरी ओर वह पुराने उद्दीपकों द्वारा संवेगों को जागृत करने की क्षमता प्रायः समाप्त हो जाती है। अब वह कपड़े पहनना, स्नान करना, हाथ पैर पटकने जैसी चेष्टाएं नहीं करता है। न अब उसे अपरिचितों से भय ही लगता है। जो अपरिचित व्यक्ति के आने पर डर जाता था, वो चीज़ उसके अंदर ख़त्म हो जाती है। अगला है दोस्तों, बाल्यावस्था में बालक को अपनी भावनाओं के प्रकाशन के लिए भाषा का माध्यम मिल जाता है। अब वो बोलने लगता है। इस अवस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति के माध्यम से के ढंग में भी पर्याप्त परिवर्तन आता है। शैशवावस्था में संवेगात्मक व्यवहार में आंधी तूफान की सी गति होती है। यह प्रायः चीखने, चिल्लाने, हाथ पटकने आदि गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा
व्यक्त होता है। शैशवावस्था में क्या था, भूख लगी है तो रोने लगता था, हाथ पैर पटकने लगता था, कोई चीज़ नहीं मिल रही तो फेंक देता था। तो इस तरीके से वो अपने जो संवेगों को प्रदर्शित करने की कोशिश करता था। लेकिन बाल्यावस्था और विशेष रूप से उसके आखिरी वर्षों में बालक अपने संवेगों की अभिव्यक्ति उचित माध्यम से करने का प्रयास करता है। संवेगात्मक रूप में अब उसमें कुछ स्थिरता और गंभीरता आने लगती है। परिवर्तनों के मूल रूप में कई कारण हैं। प्रथम तो बाल्यावस्था में बालक को अपनी भावनाओं के प्रकाशन के लिए भाषा का माध्यम मिल जाता है। दूसरे, अब वह अधिक सामाजिक हो जाता है, सोशल हो जाता है बच्चा, और वह अनुभव करने लगता है कि अब उसे डरना या बातचीत करने में रोना, गुस्सा होना शोभा नहीं देता है। तीसरे, उसके बुद्धि का पर्याप्त विकास हो जाने के कारण अब वह अपने संवेगात्मक उफान पर नियंत्रण स्थापित करने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार से बच्चा बाल्यकाल में पदार्पण करने के साथ संवेगात्मक स्थिरता और परिपक्वता की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है और बाल्यकाल की समाप्ति तक अपने इस ध्येय में कुछ हद तक वो सफल हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने संवेगात्मक विकास के 2 अवस्थाओं के विषय में पढ़ा, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। अगले वीडियो में दोस्तों जो है इसके आगे है दोस्तों किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो मेरा ये वीडियो लाइव देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में जो बीएड कर रहे हैं या करने वाले हैं उनको इस चैनल से जोड़ने का प्रयत्न करें। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।